Unacademy. Let's crack it. So I am Dr. Aditya Sharma. I have done my MBBS from Government Medical College and Hospital, Chandigarh, and I cleared UPSC in my first attempt with an All India rank of 70. So मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी का बता देता हूँ। हुआ ऐसा था कि हमारा MBBS जो होता है it is around 5.5 years. तो due to COVID it got extended and it became 6 years. So अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में I decided कि I should try out for the UPSC. तो इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने एक ही साल तैयारी की थी। मैंने अराउंड थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और अपना इंटर्नशिप के मिड में आई गिव द प्रीलिम्स। सो 2.5 to 3 years की तैयारी मेरी रही थी, है ना। उसके बाद आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जाम साथ साथ ही। बट अगेन वो ऐसा नहीं था कि 2 साल सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन माय कॉलेज, अच्छे से अपना पूरा एमबीबीएस करना पड़ा बिकॉज दैट इज आल्सो अ टफ स्ट्रीम। तो उस हिसाब से साथ साथ आई हैड टू मैनेज। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का जो मुझे लगता है रियलाइजेशन हुई थी, दैट वाज टाइम मैनेजमेंट, है ना। अगेन ये सबके लिए बहुत वेरी करता है, तो आप अपने हिसाब से इसको अपने टाइम को कैलिब्रेट करना है, उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। आई विल स्टार्ट ऑफ विद प्रीलिम्स। ठीक है, तो हम जब यूपीएससी देते हैं तो उसके अंदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल फेज, अगर प्री मेंस और इंटरव्यू की मैं बात करूं, ठीक है, तो दैट इज प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता था, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है, बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी है ना। क्योंकि मेंस के अंदर तो वंस यू स्टार्ट ऑफ विद योर मेंस प्रिपरेशन, यू विल सी कि कुछ चीज़ें जो हैं दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल। कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर मुझे पता है कि 5 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, या इनमें से ही आएंगे, है ना। बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। तो ये सब मुझे पता है, तो मैं वो पढ़ लूंगा और मेन से उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैं उसे बढ़िया से अटेम्प्ट कर दूंगा, है ना। सो इसलिए देर, और अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आता बट आई नो कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, सो मैं एक इनवेरिएबली क्वेश्चन नहीं भी आता उसको भी बहुत अच्छे से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बट प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स इज अ वेरी जेनरिक सा एग्जाम। वी ऑल नो द बुक लिस्ट, कि क्या क्या हमारी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट रहती है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या मेरी बुक लिस्ट रही थी। आई होप आई एम ऑडिबल ओनली, है ना। सो मैं अपनी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर ऐसा है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम पॉलिटी की, सबको पता है कि हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, है ना। हम लोग उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्र, जो भी हमें लगता है, दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। हमारा जो एएमसी है इसके लिए जो मेरे को लगता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री का, ये लोग बहुत ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं, इसको अच्छे से ध्यान नहीं देते, अच्छे से पढ़ते नहीं है इसको, एंड दे अल्टीमेटली एंड अप लूजिंग। क्योंकि एंशियंट मिडीवल कल्चर, आई नो कि कुछ साल पहले तक इसमें से बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चंस आते थे, इतना ज्यादा इट वाज नॉट अ वेरी हॉट टॉपिक। बट अब इनको मिला के आई थिंक अराउंड 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। मिडीवल से अभी ट्रेंड था कि क्वेश्चन नहीं आते थे, अब हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं मिडीवल हिस्ट्री से भी, है ना। और एंशियंट से तो मुझे लगता है कि 10 के करीब क्वेश्चंस आते ही हैं, और कल्चर से 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको मैंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा था। तो इसके लिए मैंने एएमसी के लिए मैंने क्या किया था, जो हमारी एनसीईआरटीज हैं ओल्ड वाली, है ना, 2005 वाली, वो मैंने की थी। उसमें 11th और 12th की थी एनसीईआरटीज, एक एंशियंट की थी, एक मिडीवल की थी, है ना। एक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी भी आती है, वो मेरी रह गई थी ड्यू टू सम पॉसिटी ऑफ टाइम। तो उसके लिए कल्चर के लिए मैंने की थी हमारी जो बुकलेट आती है, और हैंड नोट थे, स्पेशली मुझे लगा कि काफी यूजफुल रहे थे, तो मैंने वो करा था। उसके अलावा कुछ कुछ लेक्चर्स अन अकेडमी के होते थे, जो भी आप सर्च कर लो यूट्यूब पे या कहीं पे भी, या अन अकेडमी के फ्री वाले पे ही, तो वो भी मिल जाते हैं उसके अंदर, है ना। फिर उसके अलावा जो एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी, सो मैं ये भी बता देता हूँ कि आई ऑल्सो क्लियर द सीएपी ऑफ 2021 एंड 22 एग्जाम्स। तो 21 का एग्जाम का इंटरव्यू जो था मैं नहीं दे पाया ड्यू टू सम रीजन, और 2022 का जो इंटरव्यू था इट केम आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द यूपीएससी, तो वो मेरे को देने जाने का कोई उसमें पॉइंट नहीं था। आई ऑल्सो क्लियर द सीडीएस एग्जाम। I was also recommended as assistant commandant as a doctor in the CRPF, and I was also recommended as a in the army, है ना, एज अ डॉक्टर। सो ये सारी चीजें थी। तो जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एग्जाम्स मैं देखा कि जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है सीडीएस और सीएपीएफ के, तो वो एएमसी के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब कहाँ से पूछ रहा है, हमने यहाँ बात कर ली ओल्ड एनसीईआरटी की, हमने यहाँ पे बात कर ली नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स की, बट जो न्यू एनसीईआरटीज आई हैं थीम्स वाली, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कि जैसे कुछ था कि
जो हैं वो क्यों सबसे पहले बनाए गए थे। तो ये बिल्कुल क्लियरली न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ओल्ड में नहीं दिया हुआ है। बट अगेन इफ यू थिंक कि हम सिर्फ न्यू एनसीईआरटीज़ ही पढ़ लेते हैं फिर और ओल्ड नहीं पढ़ते हैं, तो दैट वुड नॉट सफाइस। क्योंकि न्यू एनसीईआरटीज़ जो है उसके अंदर थीमेटिकली बात की गई है, उसके अंदर पूरा स्टोरी बिल्ड नहीं किया है और उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिसिंग है। बट न्यू एनसीईआरटी के अंदर जो थीम्स हैं दैट आर रियली गुड और वो बहुत बल्कि भी नहीं है, पतली-पतली बुक्स हैं। तो आई थिंक न्यू एनसीईआरटीज़ भी पढ़ना इज़ मैंडेटरी, इम्पोर्टेंट भी है। कई लोग तमिलनाडु वाली भी बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, दैट अगेन आई हैव नॉट रेड, बट आई हैव हर्ड उसके अच्छे रिव्यूज़ कि पीपल से कि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। देन यू कैन आल्सो ट्राई आउट दैट एज़ वेल, ओल्ड वालों के सिनोनिमसली। ठीक है? देन वी हैड इकोनॉमी। इकोनॉमी में मैंने काफ़ी बुक्स मैं मतलब रेफर करने की कोशिश करता था बट मुझे किसी से बात बन नहीं रही थी। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी की, यू शुड आल्सो रीड इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी उसका फ़ायदा होता है। गुड इवनिंग परितोष। सो इकोनॉमी के अंदर मैंने क्या किया था, जो यूट्यूब पे अगर आप देखोगे फ्री में जो मृणाल सर के लेक्चर्स होते हैं, सो मैंने उनको अपना मेन स्टे बनाया था, उनसे मैंने खुद नोट्स बनाए थे। उसके बाद अपना जो भी मेरी अप्रोच रहती थी कि मैंने कोई टेस्ट दिया, उसकी गलतियाँ हैं, वो अपने उन वाले नोट्स में मैं ऐड कर लेता होता था, है ना? सो मुझे लगता है वो उस सेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है? फिर इसके बाद एनवायरनमेंट आ गया हमारा अगला। एनवायरनमेंट के अंदर बुकलेट आती है एनवायरनमेंट की, सो दैट इज रियली गुड। बट अगेन यू हैव टू सी कि उसके अंदर से कौन से टॉपिक्स जो हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड कौन से टॉपिक्स हैं जो विच आर मेन स्पेसिफिक। अगर आपको लग रहा है सैंड माइनिंग का कोई टॉपिक है तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, प्री में उसका इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगेन जो मैपिंग वगैरह है वो सब भी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत जरूरी है कि कौन से नए रामसर साइट्स आए हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड वाले क्वेश्चंस में वो जरूर आते हैं, है ना? इसके अलावा वी हैव ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा हमारी है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आई विल टेल यू कि जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेंस। तो इसके लिए एक सिंगल श्योर शॉर्ट सोर्स आपका है, जो हमारी एनसीईआरटीज हैं 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की, वो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है। सो +1 की जो एनसीईआरटी है वो हम इसमें यहाँ पे पढ़ा करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, अब इसके अंदर मेजरली हमारी आती है, प्राइमरीली जो हमारी आती है मैपिंग, ठीक है? अब मैप्स आपने कहाँ से करने हैं? मैप्स मैंने किए थे सुदर्शन गुज्जर सर से। तो अगर आप देखोगे उनका यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट है, जिससे आप मैपिंग कर सकते हो, जैसे सारा रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, है ना? जो भी हमारे माउंटेन के प्लेट्यूज़ हैं, हमारे सारे पासेस हैं। अभी भी मुझे याद है जोजीला पास, पेंसिला पास सारे वहाँ से मैंने करे थे। बहुत ही अच्छा सोर्स था। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो एनवायरनमेंट से ओवरलैप करते हैं, वो सर की वीडियोज़ हैं। सर ने आई गेस मुझे याद है 8 वीडियोज़ बनाई थी, थोड़ी लंबी लग रही थी पर उनको 2x पे देखा, उनसे नोट्स बना लिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता यूपीएससी में कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आए और उसमें ना हो, ठीक है? सो उसके बाद हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी कैन बी स्किप फॉर प्री, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इंडियन ज्योग्राफी की यू शुड बी नोइंग द एनसीईआरटी जो इंडियन ज्योग्राफी की है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? उसके अलावा ये हमारे देखो मोटे-मोटे सब्जेक्ट सारे कवर हो चुके हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब एक काफ़ी ज़्यादा एक होता है कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्रीलिम्स का पेपर है, कोई बंदा है जैसे कि मैं जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है अभी, कोई है जिसने अपना 5th अटेम्प्ट दे दिया, 6th अटेम्प्ट दे दिया, 4th अटेम्प्ट दे दिया। सो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नॉलेज वाइज़ आई एम सुपीरियर टू देम, मुझे उनसे ज़्यादा आता है, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल, है ना? इट कुड बी आई एम सॉरी, आई एम अ लिटिल अनवेल। इट कुड बी कि कुछ-कुछ टॉपिक्स में मुझे मे बी आता हो उनके जितना या थोड़ा-सा ज़्यादा आता हो, बट काफ़ी टॉपिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे सब कुछ ज़्यादा आता है। सो उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स है इट इज़ नॉट मेयरली नॉलेज। नॉलेज की कंपोनेंट ज़रूर है। यू हैव टू रीड योर लक्ष्मीकांत, यू हैव टू रीड योर स्पेक्ट्रम, you have to read the NCERTs, you have to do your mapping, but that is all fine. When you do the paper, टॉपर से टॉपर लोग, काफ़ी लोगों से मेरा इंटरेक्शन यहाँ भी हो गया लवासना में, 26 से लेके 28 क्वेश्चंस, ये आपको श्योर शॉट आ सकते हैं। इससे ज़्यादा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जब आप फर्स्ट रीडिंग करो पेपर की कि यू नो मोर क्वेश्चंस देन दिस। सो आई एम सॉरी। तो जो हमारे रिमेनिंग 74 75 और क्वेश्चंस रह गए हैं, दे हैव टू बी डन बाय कॉमन सेंस। अब यूपीएससी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इट विल गिव, यूपीएससी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे क्वेश्चंस देगा जो नहीं आते या आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज दैट डिफीट्स द पर्पस ऑफ द एग्जाम, है ना? सो
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो काफी सारे क्वेश्चंस है वो शेयर कॉमन सेंस से निकल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, एक बुक है, जैसे क्वेश्चन आया था 2022 के प्रीलिम्स में कि ये लिस्ट किस एम्परर के रेन में ट्रांसलेट की गई थी। अब ऑप्शंस हैं शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, ये वो। अब मुझे नहीं पता, नॉर्मली मैंने देखा काफी लोगों ने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, बट थोड़ी सी कॉमन सेंस मैंने इसमें ये लगाई कि योगा वशिष्ठ है, किसी ने उसे ट्रांसलेट कराया है, मस्ट बी अ लिबरल रूलर, है ना, तो लिबरल रूलर है तो फिर मैंने अकबर मार्क कर दिया एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द आंसर। सो सीधा मेरे +2 हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो है हमें यहाँ पे कॉमन सेंस को अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैंने 2023 का भी पेपर देखा। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ पेपर की, सो अगर मैं बोलूँ कि सब्जेक्ट वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, इट वाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ओनली कि सब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बट अगेन टेक्निकैलिटी ऑफ क्वेश्चंस कुछ बढ़ गई है। अगेन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, श्योर शॉट। नहीं पढ़ सकते आप, है ना? कोई एड्स चल रही है कहीं पे, कुछ हो रहा है, नहीं पढ़ सकते। बट देन अगेन यू हैव दिस एलिमेंट इन योर माइंड। यू हैव टू बी कूल, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी कंपोज्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। इफ यू विल पैनिक तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पक्का ही पक्का गलत होंगे एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, है ना? सो ये हमेशा याद रखना कि पेपर, मेरी ये स्ट्रैटेजी थी जब मैंने पेपर देखा, बहुत क्वेश्चंस आ रखे थे। 2022 में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। मेरे पहले 4 क्वेश्चंस ही वो थे। तो मैं अगर ये सोच लेता कि यार मुझे तो आते ही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, तो देन इट वुड नॉट हैव बीन वर्क्ड, मतलब नहीं ठीक से चलता वो काम उसमें। तो मैं फटाफट से, माय स्ट्रैटेजी इज़ कि फटाफट से स्किप करा, अगले पेपर पे आ गए कि 50th क्वेश्चन पे आ गए कि यार इसके अंदर क्या है? दैट अगेन वाज़ हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। फिर मैं थोड़ा-थोड़ा और आगे गया। तो ऐसे कर करके आई वाज़ एबल टू डू माय पेपर, आइडेंटिफाइंग द ईज़ी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड डूइंग देम। सो इसमें मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता देता हूँ कि हाउ डू वी अटेम्प्ट द पेपर, है ना? तो हम कैसे करते हैं, ये आपका प्रीलिम्स का 100 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट रीडिंग करूँगा मैं पेपर की, जो मुझे श्योर शॉट आते हैं, साथ ही साथ मैं ओएमआर में डाल दूँगा अपने, है ना? ताकि अब मेरे को ये क्वेश्चंस को सोचने हैं, वरना व्हाट हैपेंस कि कई बार जो काफ़ी है पक्का पता है, मैं उसको भी मार्क नहीं करूँगा, सेकंड आऊँगा, फिर पढ़ूँगा और टाइम वेस्ट करूँगा। सो अराउंड 25 क्वेश्चंस आर डन, आई एम लेफ्ट विद 75 क्वेश्चंस। रीडिंग में मैं आया, कई क्वेश्चन हो गए क्वांटिटेटिव वाला, जैसे 50% चल रहा है, मैं हो गए, आई एम विद 40 स्टिल क्वेश्चन एट द 3, मैं क्वेश्चन का जो 30% श्योर थी कि ऑलरेडी पक्का कि मुझे बताता हूँ 2 एंड 3, 1 एंड 2 या 2 एंड 3। अब आई ट्राई माय बेस्ट कि उनको मैं सॉल्व करूँ, नहीं भी हो सकते सॉल्व, कोई बात नहीं। तो फिर जो 50% वाले रह गए थे उनको मैं ट्राई करूँगा करने का। और कुछ ईज़ी क्वेश्चन भी होते हैं जो कई बार डाउटफुल रखे होते हैं, हाँ, मैंने कर लिया, मेरा hunch है ये ठीक होएगा, मार्क कर लिया। आई एम डन विद लाइक 65 क्वेश्चंस। अब अगेन आई एम लेफ्ट विद 35 क्वेश्चंस, फिर मैं वापस पूरा साइकिल करूँगा। तो ऐसे करके अराउंड 5 टू 6 रीडिंग्स जब मैं करूँगा, उसके बाद भी एंड में आई विल बी लेफ्ट विद लाइक अराउंड 7 क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते। मेरे को नहीं आते बिल्कुल, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इनके बारे में। बट देन अगेन मैंने अपने प्री में अटेम्प्ट करे थे पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस। अब व्हाट हैपेंड वाज़ कि मैंने अपना पेपर इतना तेज़-तेज़ कर लिया कि आई वाज़ लेफ्ट विद लास्ट में अराउंड 15-16 मिनट्स एंड आई हैड ओनली 6 क्वेश्चंस लेफ्ट, है ना? और ये मुझे नहीं आते थे। योगा वशिष्ठ वाज़ वन ऑफ देम। सो अब इतना टाइम था और क्वेश्चंस थे, तो बैठे-बैठे मैंने कुछ ना कुछ करके कंजेक्चर करके मैंने वो मार्क कर दिए। तो इन 6 में से भी आई थिंक 4 ठीक हो गए। सो आई ऑलवेज़ टेक दैट रिस्क। मैं मॉक टेस्ट में हमेशा अटेम्प्ट करता था, है ना? क्योंकि देखना था कि भई कितने क्वेश्चंस मार्क हो सकते हैं। आई ट्राइड टू गिव माय सेल्फ अ चांस, पर इस हिसाब का हो गया दैट इफ यू अटेम्प्ट लेस तो इतनी एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो जो कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो 76 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, एक स्टेप ही किए। बट देन अगेन द एवरेज जो मैं देख रहा था, लोग वर अटेम्प्टिंग 90 प्लस, इवन 95 प्लस, है ना? 85 प्लस तो सब नहीं करे थे ऑलमोस्ट। यू हैव टू अटेम्प्ट करने में, उसके लिए भी आप डिसाइड वो कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है? तो आई विल टेल यू मॉक टेस्ट का क्या सीन है। कई लोग कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स कहते हैं 10,000 क्वेश्चन कर लो आप, है ना? और आपका इस हिसाब से कुछ नहीं होगा। अब 10,000 क्वेश्चन करने को करने, पता है क्यों? इन 10,000 क्वेश्चन आप कर तो लोगे, पर आप इनके सॉल्यूशंस नहीं करोगे। अगर सिंस भी तो आप उनको जस्टिफाई नहीं करोगे अच्छे से, है ना? जस्टिस नहीं हो रही है उन क्वेश्चंस के साथ। सो व्हाट आई डिड एक्चुअली वाज आई अटेम्प्टेड फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है? सो इसके अंदर मेरे 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब कोई भी बंदा जो टेस्ट कर रहा है या अंडरस्टैंड कि टेस्ट करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना उसके सॉल्यूशन को एनालाइज करने में लगता है। अगर आपने 1.5 आवर में टेस्ट किया तो 2.5 आवर्स लगेंगे उसको एसेस करने में।
तो इससे पहले भी ये वाला प्रोसेस तो बिल्कुल एंड का है, लास्ट के 2 मंथ्स का है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक सब्जेक्ट जब कवर कर लिया है ना? उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगला सब्जेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने एंशिएंट मिडिवल कल्चर लास्ट के 4-5 मंथ्स में मैंने रिवाइज़ कर लिया। अब इसके मैं 2 सिर्फ़ एएमसी के फुल लेंथ टेस्ट दूँगा। इनके अंदर जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं, उनको मैं अपने नोट्स में ऐड करूँगा। इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं कि यार इनमें से तो बिल्कुल ही नहीं मुझे क्वेश्चन आता था, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को भक्ति का क्वेश्चन नहीं आता, तो आई विल जस्ट मार्क इट हियर कि यार भक्ति वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स को स्ट्रेंथन करना है। सो आई विल डू दिस एक्सरसाइज़, इट माइट टेक मी अ कपल ऑफ डेज़ बट दिस इज़ अ श्योर शॉट थिंग। इसके बाद फॉर एग्जांपल आई कम टू ज्योग्राफी, अगेन आई हैव डन माय दिस थिंग कि जो गलतियाँ हैं उनको नोट्स में ऐड करूँगा, है ना? एंड लाइकवाइज़ तो ऐसे करके एक बार मेरे सारे सब्जेक्ट्स ऐसे कवर हो चुके हैं। देन आई एम गोइंग फॉर द फुल लेंथ टेस्ट व्हिच आई हैव गिवन 15 इन नंबर। सो अल्टीमेटली आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, है ना? तो आप देखोगे कि इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, अब इनके मेरे को सॉल्यूशंस अच्छे से पता है, इनकी जो गलती है वो भी मैंने अपने नोट्स में ऐड कर ली है ना? अब इसके बाद कुछ नहीं रह गया। इतने आपने टेस्ट कर लिए हैं, बी कंटेंटेड, बी सैटिस्फाइड कि हाँ, बस बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करने की ज़रूरत है ना? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। देन अगेन वी हैव पीवाईक्यूज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, जबकि सबको पता होता है कि नहीं स्किप करना चाहिए। मेरे कई दोस्त थे जो कि काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे थे, पर वो उनको पीवाईक्यू करने में आलस आ गया, इसलिए वो नहीं करे और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो थे, दे वर इज़िली मेक आउट। हम कर सकते थे कि यार ये क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यूज में से आए थे। सो पीवाईक्यूज का क्या है, मैंने 2019 और 20 ये 2 साल के पीवाईक्यूज अभी छोड़ दिए हैं, ठीक है? 13 से लेके हम 23 तक के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। बेस्ट अप्रोच क्या है? सब्जेक्ट वाइज करते हैं। नाउ इसके लिए कोई बुक की कंपाइलेशन आती है, कोई कोचिंग की कंपाइलेशन आती है जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज देता है, सेग्रीगेट करता है। यूट्यूब पे लिख देना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं का। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि जब आपने इसको सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करा है, तो उसके अंदर क्या है कि आपको पता चल गया कि यार ट्रेंड कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है। अब मैं आपको जितना मर्जी बता दूं, बेस्ट ट्रेंड के एनालिस्ट पता है कौन है? आप खुद है। कि पेपर किस हिसाब से चेंज हो रहा है, किस हिसाब से डायनामिक होता जा रहा है ना, बदलता जा रहा है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो हम लोगों ने पूरे सब्जेक्ट वाइज कर लिए हैं, ये 2 साल के छोड़ दिए हैं अभी। अब क्या होगा कि जब आपने सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए हैं, एनालाइज कर लिए हैं, एक एक ऑप्शन को देख लिया है कि ये क्यों गलत है ना? तो इसमें आपको थोड़ा सा ये समझ आ जाता है कि यूपीएससी की डिमांड किस हिसाब की है। क्या किस टाइप के क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव आंसर ठीक होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ गलत होगा। जैसे एक मैंने अपने लिए रूल बनाया था विच इज नॉट द रूल ऑफ द थंब, बट मैं पर्सनली क्या सोचता था कि जो भी फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट यूपीएससी ने दी है, दैट कुड बी रॉन्ग, है ना? अब ये कोई अगेन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट व्हाट आई डिड वाज कि एक क्वेश्चन आया था कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया था, वहां पे सर्किट हाउस। तो अब वो था कि सर्किट हाउस जो कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका इनॉग्रेशन किया था प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने। तो फिर अगेन अब मेरे को लगा, और सेकंड था कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मेनी ज्योतिर्लिंग साइट्स दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है? सो इसलिए ऐसे था। तो फिर मैंने कहा कि चलो वो तो ठीक ही होगा, वन ऑफ द मेनी ज्योतिर्लिंग साइट से, ठीक है। तो यूपीएससी किस ऑप्शन में ही गलती कर सकता था कि किसने इनॉग्रेट किया, दैट अगेन भी न्यू किसने इनॉग्रेट किया मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने गलत मान लिया एंड आई अटेम्प्टेड इट एंड दैट वाज करेक्ट कि वो वाला स्टेटमेंट गलत था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ने सेकंड ने किया था एंड सेकंड स्टेटमेंट वाज करेक्ट। तो ऐसे करके यू हैव टू कंजेक्चर, अपने आप खुद से अपने रूल ऑफ द थंब बनाओ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन में कैसे गलत होता है, साइंस और टेक में क्या ऑल ऑफ द अबव वाले ज्यादा सही होते हैं, तो मे बी वी कैन टेक अ गेस। But again, that guess should not be completely blind. That should be some sort of an intelligent guess. ठीक है? तो ये है, बुक लिस्ट हमने डिस्कस कर ली है। पीवाईक्यूज का मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यू हैव टू डू पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली, उसके बिना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट करो, देखो ये ऑप्शंस क्यों गलत है। कई बार उन्हीं ऑप्शंस में से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बदल के आ जाता है। 2014 और 15 में सेम क्वेश्चन आया था एंशिएंट मिडिवल कल्चर का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। देन अगेन इफ यू हैव सम स्पेयर टाइम, उसी साल का जैसे है पेपर, तो या पिछले साल का आप सीएपीएफ का या सीडीएस का पेपर भी देख लेना। बोथ ऑफ द एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। आई अंडरस्टैंड उनका हो सकता है थोड़ा सा लेवल इजियर हो क्वेश्चंस का, बट देन अगेन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा उसको देखने में। तो उस साल का पेपर देख लेना, दैट सिग्निफाइज कि कौन सा करंट अफेयर यूपीएससी के दिमाग में चल रहा है ना? हो सकता है क्वेश्चन सेटर्स जो है वो सेम हो, थोड़ा सा लेवल अप कर देते हो, बट टॉपिक वाइज वो सिमिलर रहता हो, है ना? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड करंट अफेयर्स एक बहुत ही ज़्यादा, है ना, ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं यहाँ पे कि हमें कई बार ही नहीं समझ आता है ना, कि करंट अफेयर्स को हमने कैसे करना है। सो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं जैसे करता था, मैंने पीटी 365 पढ़ा है सारा, है ना, करंट अफेयर्स के लिए। बट देन अगेन उसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं खास फाइनल पेपर में।
सो न्यूज़पेपर की बात जहाँ तक रही थी, न्यूज़पेपर में आई वाज़ नॉट वेरी रेगुलर क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा था, इंटर्नशिप चल रही थी, 12-14 घंटे की ड्यूटी होती थी। सो न्यूज़पेपर स्किप हो जाता था कई बार। बट न्यूज़पेपर को वर्ड टू वर्ड अगर नहीं भी पढ़ा, तो हम क्या सैल्वेज कर सकते हैं? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब जैसे न्यूज़पेपर चल रहा है, मुझे पता है कि जी रामानुजा जी का नया स्टैचू बना है। तो फिर मुझे पता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब मैं रामानुजा जी के स्टैचू के बारे में और रामानुजा जी की आइडियोलॉजी के बारे में सब कुछ पढ़ूँगा। विशिष्ट अद्वैत आइडियोलॉजी है, ये यहाँ पे स्टैचू बना है, इतने फुट का है, इसमें ये लाइब्रेरी है, ये वो। तो पढ़ लिया, उसके नोट बना लिया। पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया, है ना? देन अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक जी20, हाँ भाई लास्ट ईयर जी20 बहुत ज़्यादा चल रहा था क्योंकि जी20 में से क्वेश्चन आना ही है। रशिया यूक्रेन वॉर पे चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर के बॉर्डर्स वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना? अभी इज़राइल पैलेस्टीन का बहुत इश्यू चल रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट, है ना, कि 2024 में एक क्वेश्चन तो इज़राइल पैलेस्टीन पे आएगा ही, चाहे वो गाज़ा, वेस्ट स्ट्रिप हो, गोलान हाइट्स हो, कुछ भी हो, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो हम उसकी बॉर्डर्स वगैरह अच्छे से करेंगे, कौन सा सी को टच करते हैं, क्या करते हैं। So this is the way to approach current affairs. You can again read any compilation by any institute, that should suffice थोड़ा सा, because उनको वो काम आता है, उन्होंने न्यूज़पेपर पीआईबी हर जगह से कंपाइल करके एक जगह इकट्ठा किया है ना? ऐसा कोई ये नहीं मैं कहूँगा कि कोई इंस्टीट्यूट है जिनका बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बट देन अगेन किसी का भी आप करो, दैट शुड बी यूज़फुल। आप खुद से मत करना कि मैं न्यूज़पेपर में से सारे नोट्स बनाऊँगा, पीआईबी में से सारे नोट्स बनाऊँगा, क्योंकि देन यू विल बी लूजिंग आउट प्रेशियस टाइम व्हिच कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड इन स्टैटिक, बिकॉज़ स्टैटिक इज़ स्टिल द किंग। स्टैटिक अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स के मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर करंट अफेयर्स के, प्योर करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस आएँगे, तो उसमें से आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, आपको 5 से 6 से ज़्यादा नहीं आते होंगे, है ना? आप कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता इनसे ज़्यादा पे आपको। सो और मोस्टली ऐसा भी होता है कि करंट अफेयर्स वाले जो मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस भी हैं, अगर 10 और ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उसके अंदर 2 पॉइंट करंट अफेयर के होंगे, 1, 2, 3, 4 में, और 2 पॉइंट स्टैटिक के होंगे। सो इफ यू कैन रूल आउट द स्टैटिक वन्स, देन योर क्वेश्चन बिकम्स अ लॉट ईज़ियर। है ना? सो इसलिए हम लोग स्टैटिक पे बहुत फ़ोकस करेंगे। प्लस ऐसा भी होता है कि स्टैटिक पढ़ते-पढ़ते हम लोग कई बार एक ऐसा करंट अफ़ेयर है उसका आइडिया लगा सकते हैं, कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, ये वाला मिशन पहले गया था। तो अगर बोला उन्होंने कि ये चंद्रयान 2 मिशन है, वो पहले वाले में वो बोल दे कि हाँ, तीनों चीज़ें लैंड हो गई थी, और दूसरे वाले में एक चीज़ की दिक्कत आ गई थी। नहीं, उल्टा हुआ था, क्योंकि ये हमारी स्टैटिक नॉलेज है और ये हमारी डायनामिक नॉलेज है। तो दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है? अभी हम प्रीलिम्स पे थोड़ा-सा और भी डिस्कस करेंगे, बट देन अगेन थोड़ा-सा हम लोग पहले नोट मेकिंग की भी बात कर लेते हैं। सो नोट मेकिंग के अंदर सबसे पहले देखो, नोट मेकिंग जो होती है ना, 2 तरह की होती है। मेरे से क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मेरा वैसे मेजरली तो इस क्लास का ज़ोर प्रीलिम्स पे था, है भी है। बट देन अगेन मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि नोट मेकिंग को भी आप इसमें थोड़ा-सा इनकलकेट करो, बिकॉज़ उसमें बहुत दिक्कत आती है, एंड बिकॉज़ द नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ अ व्हाइल अवे। तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने थोड़े नोट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा-सा अपने नोट्स को बना सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ठीक है? सो नोट मेकिंग जो है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप। ठीक है, जो होता है कि हमने क्लास में कोई नोट बनाया है, आपने पहली बार कोई वीडियो लेक्चर देखा है, क्योंकि कहीं से तो आप शुरू कर रहे हो, पहली बार बुक पढ़ रहे हो, आप साथ-साथ नोट्स बना रहे हो, तो वो बहुत बल्की हो जाएँगे, बहुत एक्सटेंसिव हो जाएँगे, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड होएँगे भी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको अभी तक नहीं पता था। ठीक है? सो जनरली मैं क्या करता था कि जैसे क्लास नोट्स वगैरह तो बना लिए, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा मैंने फिर अपना जो बुक है, जैसे स्पेक्ट्रम है, वो अच्छे से एक बार पढ़ ली। अब मैं दूसरी बार जब स्पेक्ट्रम को पढ़ रहा हूँ, तब मैं नोट्स बनाऊँगा, है ना? तो अब मैं उन चीज़ों की नोट्स बनाऊँगा जो मुझे याद नहीं हो रही है या जो मुझे मुश्किल लग रही है। जैसे अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूँ, तो एक टॉपिक है उसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, है ना? चार्टर एक्ट्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, है ना? वुमेन्स मूवमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों के मैं नोट्स अच्छे से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तो बाद में याद नहीं रहेंगी और एक दिन पहले रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, है ना? सो ऐसे ही हम डिफिकल्ट टॉपिक्स, डायनामिक कॉन्सेप्ट्स, नॉट एबल टू रिमेंबर टॉपिक्स के हम लोग नोट्स बनाएँगे। ज्योग्राफी में हम लोग मैपिंग के बहुत अच्छे से नोट्स बनाएँगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे नीर रीर है, आपने बीवाईक्यू देखा, नीर रीर का क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, आपने उसका नोट बना लिया। सो नोट मेकिंग इज़ अ वेरी डायनामिक थिंग, इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। इट इज़ नॉट कि मैंने यार नोट बना लिया, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने बहुत ज़्यादा बल्कि बना दिए। बिकॉज़ अगेन अगर मेरे 100 पेज के भी नोट्स हैं, पर मैं उन 100 पेज के नोट्स को 5वीं बार पढ़ रहा हूँ, तो वो वर्चुअली वो ऐसा है कि मैं 20 पेज ही पढ़ रहा हूँ। है ना? तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वाली बात। ठीक है? सो ये है। जो चीज़ें मेरे को नहीं याद हो रही, मैं उसके नोट्स बनाऊँगा। मुझे चार्टर एक्ट्स नहीं याद होते थे, मैंने उनके नोट्स बनाए, 2 बार बनाए। तो हर एक के लिए नोट मेकिंग जो होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस चीज़ का नोट बनाना है। जो आपको चीज़ नहीं आ रही, चाहे वो बुद्धिज़्म है, चाहे वो जैनिज़्म है ना? चाहे वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, आप उसके नोट्स बनाओ। चाहे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, कर्नाटिक वॉर्स हैं, मैंने एक बहुत अच्छा नोट बनाया था, है ना?
उसके अंदर मैंने पूरे ऐसे 3-4 उसमें डिवाइड करा था पेज को। यहाँ क्रोनोलॉजी में मैंने लिखे थे कि ये वाला वॉर था पहला, ठीक है? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, एंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये वो क्रोनोलॉजिकली फॉट बिटवीन इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स कि बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हुई थी, है ना, ये हुआ था, वो हुआ था, सर एयरकूट ने काउंट डेलाली को हराया था, ये सब। एंड देन लास्ट में कि कौन सी ट्रीटी से ये एंड हुआ था। एक्सलशिप से हुआ था, है ना, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। तो ये सब मैंने ऐसे करके मेरे 4 पेज के ये पूरे बैटल्स कंसोलिडेटेड थे। सो दिस इज स्मार्ट नोट मेकिंग, कि आपने इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में पोर्ट्रे कर दिया जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी सॉर्ट हो जाएंगे और इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनता भी नहीं है ना। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यू हैव टू क्लियर योर टाइमलाइन। हिस्ट्री में स्पेसिफिकली यही बात होती है कि जो टाइमलाइन है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि उसके अंदर आपने कि किस किस ऑर्डर में सब कुछ हुआ था, उससे ही आपका जो ब्रॉड क्वेश्चंस है वो इजीली टैकल हो जाते हैं, ठीक है। सो नोट मेकिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे थे। दे आर नॉट ऑलवेज कंसाइज, इट टेक्स टाइम एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने बोला, कई बार लगता है बंदे को काफी जोश आ जाता है कि यार आज मैं एंशिएंट मिडिवल कल्चर के सारे नोट्स बना दूंगा, बट नहीं होता ऐसा, है ना, हम सारे नोट्स नहीं बना पाते हैं। सो टाइम लगता है उसमें, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। दूसरी चीज आती है कि व्हेन शुड आई मेक नोट्स। लाइक आई सेड, क्लास नोट्स वगैरह हैं तो साथ ही साथ बना दो, बट देन अगेन आपको लग रहा है कि अभी मैंने क्लास नोट्स बना लिए बट अब मेरे को खुद से बुक से पढ़ना है, तो बेस्ट है कि आपको उसके सेकंड रीडिंग में आप उसके नोट्स बनाना शुरू करो। फर्स्ट में रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। अगली चीज है हाउ टू कट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब कट शॉर्ट कैसे करेंगे अपने नोट्स को? जनरली क्या होता है, हम स्टार्टिंग में बल्कि बना दिया है, सो या तो यू कैन कट ऑफ द पार्ट कि अब मेरे को फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से पता चल चुके हैं, है ना, सो मैंने वो हटा दिए उसमें से। बट देन अगेन बेटर थिंग वुड बी कि यू कीप इट देयर बट हैव फेथ कि मुझे ये आते हैं, देन यू स्किप इट। तो 100 पेज के नोट्स में है, मेक इट 25 पेजेस इस हिसाब से। हाउ डू आई नो विच टॉपिक टू मेक नोट्स ऑन? नहीं, हमें नहीं पता। जो आपको टॉपिक मुश्किल लगता है उस पे आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि भाई यार इस पे तो सारे लोग नोट बनाते हैं तो मुझे बनाना ही है CRR SLR का। अगर आपको आता है तो मत बनाओ, या आपको लग रहा है कि बुक के अंदर से ही मैंने पढ़ना है ये वाला पार्ट, तो उसका नोट मैं नहीं बनाऊंगा, है ना, इस हिसाब से चलता है वो काम। सो कैन आई रीड समवन एल्सेस नोट्स? नहीं, मतलब नोट्स आप पढ़ सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेडिकल साइंस के लिए काफी फेमस नोट्स चलते थे एक परीक्षित ज़्यादा सर के, तो वो मैं नहीं पढ़ पाया था बट काफी लोगों ने पढ़ा था एंड दे फाउंड इट यूजफुल। सो कैन यू रीड समवन एल्सेस नोट्स? मे बी, बट देन अगेन दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू कि आपने सिर्फ उसी के नोट्स लिए वही पढ़ लिया और हो गया काम। आपको उसमें से अपने नोट्स कंपाइल करने पड़ेंगे, कंसोलिडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक के नोट्स अपने हिसाब से होते हैं, अपने हिसाब से केटर होते हैं उनके नोट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं और बोलूंगा कि कुछ कुछ जो मुझे लगता है कि टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स के, वो मैं आपको थोड़े से बताना चाहूंगा, जो मैंने खुद एनालाइज किए थे। कि पॉलिटी में ऑब्वियसली जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेस पे स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, DPSP करते हैं, एग्जीक्यूटिव पे आते हैं, प्रेसिडेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये सब अच्छे से पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट बहुत जोर लगाते हैं हम। तो यहाँ इसके बाद जब हम जुडिशरी तक आते हैं, PRIs भी एक बार को पढ़ लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तक आते हैं कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये सब टॉपिक्स जब आते हैं तो यहाँ पे हमारी स्टीम खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि चलो यार सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, फिर तब तक ये वाला जो पॉलिटी पढ़ा था वो भूल जाता है। फिर हम लोग वापस मुड़ के आते हैं ये वाला पॉलिटी पढ़ने के लिए, तो उतने में क्या होता है कि आप पहले वाला भूल चुके तो आप पहले वाला फिर से पूरा जोर से पढ़ते हो पार्लियामेंट तक, उसके बाद एंड वाला टॉपिक फिर रह जाता है, फिर कुछ और पढ़ते हो। सो ये मेरे साथ भी होता था। तो मैंने, मेरे स्टार्टिंग का पार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया पर एंड का इतना वीक सा रह गया, तो मैंने एंड वाले पार्ट के ज्यादा नोट्स बनाए, बाकी मैंने लक्ष्मीकांत में ही रहने दिए, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ लिए थे, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नोट मेकिंग हमने इस हिसाब से करनी है कि हमारा कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। चाहे मुझे पता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का क्वेश्चन आना की प्रोबेबिलिटी 0.0001% है, बट देन अगेन मैंने कुछ भी पार्ट अपना छोड़ना नहीं है ना। बट PRIs वगैरह टॉपिक है, उस पर हमेशा क्वेश्चन आता है तो हम अच्छे से करेंगे। और ये जो नोट्स हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ प्री तक ही यूजफुल है, मेंस में भी यूजफुल है। आपने मैपिंग कर ली है, अब आपको पता है मेंस के अंदर आपका कोई क्वेश्चन आ गया कि रिपब्लिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है या कुछ है, तो वही वाला मैपिंग जो हमने पहले किया था हम उसको यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स का क्वेश्चन है, कुछ रामसर साइट का एग्जांपल देके डायग्राम बना दो, यू हैव टू बी क्रिएटिव इन द एग्जाम, है ना, ये आपको बस अंडरस्टैंड करना है। नोट मेकिंग का कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ब्रह्मपुत्रा है,
है ना? तो मैंने जैसे बताया सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियो से मैंने मैपिंग करी थी, ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे पूरा ब्रह्मपुत्र का मैप है। अब ये आपको समझना थोड़ा-सा मुश्किल आएगा, बट क्योंकि मैंने इतना ध्यान से बनाया है पूरा अंडरस्टैंड करके तो मुझे पता है। अगेन ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ ब्रह्मपुत्र ये हैं, अरुणाचल की रिवर्स ये हैं, नागालैंड की रिवर ये है। तो इनको मैं 5-10 बार पढ़ूँगा तेज़-तेज़ एक पेज में ब्रह्मपुत्र खत्म, तो उसके बाद मेरे को दोबारा इसको रिवाइज़ करना नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है? ये थोड़ा मेरे मेडिकल साइंस के नोट्स थे, है ना? अगेन मैंने जितना कंसोलिडेट कर सकता था करा है। आई फोकस्ड मोर ऑन डायग्राम्स इन द नोट्स क्योंकि उससे थोड़ी-सी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है मुझे लगता है। थोड़ा-सा मैं यूनिक फॉर्म से कोशिश करता था कि दिमाग में मेरे जो है पिक्चर मेमोरी बनी रहे नोट्स की। अगेन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है मेरे पेज क्योंकि ये मैंने बहुत ध्यान से बनाया था, बहुत कुछ एडिशन करी थी, लैंडफॉर्म्स हैं ये। सो इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो हमारी फिज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसमें से मैंने पूरे हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं, उसके पूरे के मैंने नोट्स बनाए, है ना? कैसे बनाए इरोज़नल लैंडफॉर्म्स, डिपोज़िशनल लैंडफॉर्म्स, किससे बना है रनिंग वाटर से, ये से ग्लेशियर से बना है ना? ये ग्राउंड वाटर से बने हैं। तो ऐसे करके ये बने हुए हैं इरोज़नल, डिपोज़िशनल। तो मैंने यहाँ से पहले तो ये बड़े क्लीन से नोट्स थे जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाए। फिर उसके बाद मैंने जीसी लियोंग उठाई। जीसी लियोंग के लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में मैंने देखा कि चलो काफ़ी कवर तो हो गए थे, बट काफ़ी चीज़ें नई थी। जैसे कि अगर ये है बर्गश्रंड है ना? रॉकी माउंटेन है। ये सारी चीज़ें जो थी ये जीसी लियोंग में स्पेसिफिकली दी हुई थी। ये मिएंडर का क्या एक्चुअल वो है ना? फिज़िक्स क्या है मिएंडर के बनने के पीछे। तो ये सब चीज़ें जीसी लियोंग में थी, मैंने वहाँ से उठाई थी। कुछ चीज़ें जो थी मैंने कहीं क्लास नोट्स में पढ़ी होगी, है ना? कि डेल्टास के टाइप क्या होते हैं, वहाँ से मैंने इसमें एडिशन करी है। कुछ चीज़ें थी जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, वो मेरे गलत हो गए थे, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड करा है ना? सो ऐसे करके आपको अपने नोट्स जो हैं, मुझे ऐसा दिख रहे हैं ये नोट्स और मुझे पता है कि मैंने हर एक स्टेज पे कहाँ-कहाँ, क्या-क्या एडिशन करी हुई है। ओरिजिनली मेरे इस कलर के पेन से चल रहा था, फिर इस कलर के पेन से आया, फिर इस कलर के पेन से आया, है ना? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है और नोट्स आपके हमेशा बनते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, है ना? कभी ऐसा नहीं होएगा कि वो नोट्स वैसे ही वैसे रहेंगे। जैसे-जैसे आप तैयारी कर रहे हो अगले साल कोई नई चीज़ आएगी, अगर आपको लगता है कोई करंट अफेयर हाँ यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथ-साथ आ रहा है, तो यू कैन ईज़िली जस्ट स्ट्रेट ऑफ ऐड इट इन हियर ओनली। ठीक है? देन अगेन ये वाला मेरा नोट था, जो हमारे सारे करंट्स हैं, ओशन करंट्स हैं और जो हमारे इम्पोर्टेंट फिशिंग ज़ोन्स हैं, जैसे कि ये हो गया या ये हो गया, है ना? तो ये वाले जो था ये मैंने पूरा अच्छे से कर लिया, कौन से वार्म करंट्स हैं दे आर इन ऑरेंज, जो कोल्ड करंट्स हैं दे आर इन ब्लू। तो मैंने कुछ-कुछ निमोनिक्स भी लिखे हैं कि कुरोशियो और ओयोशियो को ऐसे याद रखें कि वार्म करंट कौन-सा है, कोल्ड कौन-सा है। ओ वाला है तो ये कोल्ड है, तो ऐसे करके अपने हिसाब से याद करने के लिए मैंने कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे करी हुई हैं। एंड अगेन चलो प्री में तो फ़ायदा जो हुआ, हुआ। मेंस में क्वेश्चन आ गया हाइलाइट द मेजर ओशन करंट्स एंड आल्सो हाइलाइट द इम्पोर्टेंट फिशिंग पॉइंट्स। अगेन सेम डायग्राम वर्बेटिम मैं बना के आया बिकॉज़ दीज़ वर इन माय नोट्स। ऐसा ही डायग्राम मैं बनाया है इसको और मैंने अच्छे से कर लिया। दैट इज़ व्हाई आई कुड गेट गुड मार्क्स इन जीएस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो नोट्स हैं आपके वो सिर्फ प्री तक ही सीमित नहीं रहते, मेंस में भी उनका कहीं न कहीं फ़ायदा आ जाता है। सो नोट मेकिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ एज़ पर यू ओनली, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये मेरे एक और नोट्स हैं, जो मैंने जीसी लियोंग से बनाए थे। अब जीसी लियोंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जो लास्ट के चैप्टर्स हैं हमारे क्लाइमेटोलॉजी वाले। उसके अलावा जो भी है लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना? जो भी लैंडफॉर्म्स वगैरह है, दे आर ठीक है मोर और लेस कवर्ड इन द एनसीईआरटी। अगर आपको एडिशनल कुछ करना है देन यू कैन रीड दैट। बट क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट जो है, वो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट इसके अंदर बहुत एक्सटेंसिवली और अच्छे से दिया हुआ है एंड आई हैव सीन सम क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने यहाँ से पूछे हैं। कैसे करेंगे हम? अब हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट तो सिर्फ ऑरेंज वाला है, पर मैंने जो भी सारे चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में ना सिर्फ इतना-इतना मार्क हाइलाइट करा हुआ है इसने, कि ये डार्क ब्लू वाला करा हुआ है जीसी लियोंग ने या ब्लैक वाला करा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? हमने एक ही मैप बना लिया है, उसके अंदर हमने सारे कलर कर लिए। अब मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज़ फाउंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, तो ईस्टर्न साइड पे तो नहीं है, थोड़ा-सा वेस्टर्न साइड पे है ना? तो ऐसे-ऐसे करके वी हैव टू फिगर आउट सम थिंग्स कि हम अपना काम कैसे आसान बनाएँ और एक-एक पैराग्राफ में जैसे ये है, मैंने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली सारे क्लाइमेट्स के लिए ऐसे 1-1, 2-2 पैराग्राफ मेरे पास हैं। इनको मैं पढ़ लूँगा। एक मेरे पास कॉमन मैप है। अगर मुझे मेंस में ज़रूरत पड़ी अगेन दिस मैप इज़ देयर। प्री में तो मुझे ज़रूरत पड़ ही सकती है, कि जैसे इसके अंदर डबल रेनफॉल पीक होती है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें करके हम लोग नोट्स बनाएँगे प्री के लिए। अगेन फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में देखोगे आपको सेम चीज़ें मिलेगी। ये थोड़ा-सा मेरे नोट्स बारिश में एक एग्ज़ाम में मेरे बैग बाहर पड़ा था, एक गवर्नमेंट स्कूल के और वहाँ पे बारिश हो गई थी, तो उस वजह से मेरा बैग भीग गया था, उसके अंदर मेरे नोट्स भी भीग गए थे। आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड बट थैंकफुली नोट्स मेरे सर्वाइव कर गए थे मेजरली, ठीक है? सो इसके अंदर मैंने एक इंटीरियर ऑफ अर्थ का डायग्राम बनाया है, इसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैंने साइड-साइड में ऐड कर ली है।
है ना? तो मुझे पता है कि जैसे मैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट और केमिकल कंपोजिशन ऑफ होल अर्थ को कंफ्यूज कर सकता हूँ, डिफरेंस का टेबल बना के दोनों मैंने साइड बाय साइड शोकेस किए हैं। सो दिस इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? फिर कुछ गल्फ कंट्रीज का मैप है जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि गल्फ कंट्रीज को कैसे, है ना, कैसे इनका मैपिंग है। जैसे इस साल अगेन आपको इसराइल पैलेस्टीन की मैपिंग कर लेनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, एंड अगेन रशिया यूक्रेन भी एक एवरग्रीन सा टॉपिक बन चुका है, सो उसका भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थोड़े से हम लोग मेंस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मैं थोड़ा सा आपको सीसैट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं भी अगर बात करूँ तो मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं उनका जीएस में तो दे हैव स्कोर्ड गुड, वन इवन गॉट 110, है ना, बट अगेन सीसैट में दे वर नॉट एबल टू क्लियर इट, चाहे मार्जिन से ही सही, बट दे वर नॉट एबल टू डू इट। सो सीसैट के लिए अब ऐसा है कि पर्सनली सीसैट के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, है ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पेपर दिए, आई वाज गेटिंग 140, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार मेरे 140 आ रहे हैं, सो मतलब इट्स फाइन, तो मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं, बट दैट वाज अ मिस्टेक। देन अगेन जो मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए उसमें आई वाज स्कोरिंग डिसेंटली 130 135 140, आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है यार आता है मुझे। तो मैंने क्या किया, बस जो पिछले साल के क्वेश्चंस आते थे मैथ्स मूथ्स के उनका फॉर्मूला देख जाता था। थोड़ा सा इंग्लिश का मैं आपको बताऊंगा कि क्या था, क्योंकि इंग्लिश में जो फाइनली हमारे पैसेज के क्वेश्चंस आए थे, गुड इवनिंग गुरविंदर, तो जो सीसैट के क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश वाले, फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चन आए थे तो मेरे 10 के 10 ठीक थे, है ना। सो अगेन वो वाला कैसे मैं ग्रामर में ही और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर ही इतने मार्क्स गेन कर लेता था कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी, है ना, बाकी जगह पे जोर डालने की। ठीक है, सो दिस वाज दिस। फिर बट फाइनली जब मैंने पेपर दिया तो आई एंडेड अप गेटिंग 110, अगेन दैट इज अ गुड स्कोर, है ना, कि 66 67 कट ऑफ है, 110 इज फाइन। बट देन अगेन इसके अंदर मेरे अगर 140 से 110 हो गए हैं तो मतलब 30 मार्क्स का लॉस अगर मेरा हुआ है तो सबका हुआ हो गया। If somebody was getting 90 before, then he must have got 60, है ना, और उसका सीजन नहीं क्लियर हुआ, 96 पे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हो जाएगा, और 66 आ गए और आप आउट हो गए। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत हमने नहीं करनी। सो मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश के पैसेजेस को हमने कैसे करना है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, सो क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या होता है। अब आपके पास इतना सा पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ था, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, आपको जितना समझ आना था आपको समझ आ गया। हो सकता है कई बार लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, उतना अच्छे से नहीं समझ आता। What is the crux of the passage? 1, 2, 3 and 4. We have 4 such things, है ना। अब इन 4 का हमने क्या करना है। 2 ऑप्शन तो आपको पता है कि यार ये क्या घटिया ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन आपके फंस गए हैं, है ना। अब आपको लग रहा है इन दोनों में से ही पक्का कोई आंसर है। एक है, अगर प्लास्टिक पोल्यूशन के अंदर चल रहा था कुछ कुछ, तो इसमें लिखा है कि इंडिया जो है प्लास्टिक पोल्यूशन अगर कम कर देगा तो ग्लोबली हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि प्लास्टिक पोल्यूशन से जो है सी मरीन एनिमल्स को काफी नुकसान होता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पैसेज के अंदर लिखा हुआ है हाँ यार प्लास्टिक पोल्यूशन से मरीन एनिमल्स को बड़ा नुकसान होता है, तो ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रक्स है कि अगर ये पूरा पैसेज है, हमें सिर्फ इतना सा पैसेज दिया है उसके अंदर से, और उसका हमें क्रक्स बताना है। सो क्रक्स तो पूरे पेज का बताना होता है हमेशा। सो यू हैव टू सी बियॉन्ड, एक थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको इस पैसेज को एनालाइज करना है। हमने लिमिटेड नहीं रहना है कि अगर प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में उसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा इनहेरेंटली कहीं पे ये स्पेसिफाइड होगी बात कि जो हम अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेट गोल होगा इंडिया को वो करने का, वो उससे अचीव हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। और फिर मोर और लेस जो पैसेज के अंदर स्ट्रेट अवे लाइन लिखी है वो आंसर नहीं होगी, दूसरी वाली होगी जो मैक्रोस्कोपिक है वो हमेशा आंसर होगा, है ना। जो बड़ी चीज कहना चाहता है वो हमेशा आंसर होगा, क्योंकि वरना पैसेज आपको क्यों देंगे वो। जो हम लोग पहले 10th में ऐसा होता था कि 10th तक वही क्वेश्चंस आते थे कि पैसेज के अंदर से ही आंसर है, यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। पीवाईक्यूज को देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने क्रक्स वाले क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम किया हुआ है, और वैसा ही पैटर्न अभी तक सीसैट का एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में चल रहा है। Now mental ability is one thing that you can do it। आप देखो उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मे बी हो सकता है कई बार क्वेश्चन में कहीं मीटर लिखा है कहीं सेकंड लिखा है, वैल्यू ही एंड में गलत होती है, उसको ही थोड़ा सा दिमाग में लगा सकते हैं। तो लेकिन मेंटल एबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो उसके लाइन से थोड़ा थोड़ा करके आपका हो सकता है। डाइस फेंका है, अभी भी डाइस फेंक रहे हैं और उसका कुछ कुछ चेक कर रहे हैं, तो दैट्स ओके। बट मैथ्स एक ऐसी चीज है, देखो अब मैं आई एम अ डॉक्टर, तो मेरी मैथ्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मैं तो 10th तक ही मैथ्स करी थी। अब लास्ट ईयर जो इस साल क्वेश्चन है 2023 वाला, उसमें 2001 के आईआईटी के क्वेश्चंस भी थे। सो
वो तो हम नहीं कर सकते सॉल्व, तो उनमें हम क्या करेंगे, उनको हम पहले ही छोड़ देंगे। अब मैंने देखा मैथ्स के बड़े-बड़े क्वेश्चन थे कि हाँ, लॉग करके इतने-इतने नंबर हैं, इनको कितने पैटर्न्स में अरेंज करें जो ये करके बन जाएगा, ऐसे करके इतना लंबा क्वेश्चन था। मैंने कहा यार ये तो मुझे नहीं आता, जस्ट लीव इट। हमने क्या करना है, 2 क्वेश्चन पैसेज के करेंगे, 1 क्वेश्चन मैथ्स का ट्राई करेंगे, 2 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के करेंगे, फिर 2 क्वेश्चन पैसेज के करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है हम लोग सारे पैसेज के पहले करने लग जाए ना, कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन और मोनोटनी सेट इन हो जाती है। हम लोग क्वेश्चंस को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। हम लोग इतना क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। तो इट इज़ बेस्ट थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पेपर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रीलिम्स में भी, जीएस में भी अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि 1 पॉइंट में 5 क्वेश्चन नहीं आते तो डिसहार्टन नहीं होना है। हो सकता है आपके सेट में वो 5 मुश्किल क्वेश्चन इकट्ठे थे और आपके सेट में 15 ईज़ी क्वेश्चंस बाद में एक साथ हो। ठीक है? तो इसलिए हमने ध्यान नहीं देना उस बातों पे और हमने क्विकली जो है आगे प्रोसीड करना है, आगे मूव ऑन करना है ना? तो ये थी बात सीसैट की, है ना? सो इसके अंदर एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा रिइटरेट करना चाहूँगा, दैट इज़ कि समराइज़ कर देता हूँ मैं एक बार आपको प्रीलिम्स के लिए कि हमें क्या-क्या करना है। ठीक है? इसको भी मैं रेज़ कर देता हूँ सारे को। पीवाईक्यूज़ सबसे पहली चीज़, हमें पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से करना है। आप अभी से शुरू कर दो धीरे-धीरे करना पीवाईक्यूज़ को, नो वरीज़ एट ऑल। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज़ करने का उन्हें ट्राई करना आप, जहाँ तक पॉसिबल है। कोई बुक की कंपाइलेशन होगी सब्जेक्ट वाइज़, कोई यूट्यूब पे कंपाइलेशन होगी सब्जेक्ट वाइज़, वो करना ताकि आप लोग एनालाइज़ कर सको कि पैटर्न कैसे-कैसे डेवलप हो रहा है ओवर द ईयर्स। कहाँ से कहाँ तक के करेंगे, 2023 तक के करेंगे, 2013 से लेके। उससे पुराने नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था 2013 में, उससे पुराने क्वेश्चन थोड़े से रिडंडेंट हो गए हैं कहीं न कहीं, है ना? तो वो यूज़फुल नहीं है इतने। बुक लिस्ट हम सबको पता है, स्टे ट्रू टू द बुक लिस्ट। उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एएमसी जो है हमारा एंशिएंट मिडीवल कल्चर, उसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 5 ही टॉपिक हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति, सूफ़ी, टेम्पल्स, ठीक है? ये 5 टॉपिक अगर आपने कर लिए हैं, आपका और जो संगम लिटरेचर है वो भी इसी का पार्ट है। तो ये 5-6 टॉपिक्स आपने कर लिया तो आपको एंशिएंट मिडीवल में काफ़ी पार्ट हो गया है। बट अगेन यू हैव टू रीड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आप ऐसे कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक है? करंट अफेयर्स, there is no one stop solution for current affairs. If you're reading the newspaper, very good. Don't make notes from the newspapers. You can use any coaching's compilation for current affairs, that should suffice. न्यूज़पेपर में से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका थोड़ा-सा जो है वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, थोड़ा-सा आपका फ्लो ऑफ थॉट्स इंप्रूव होएगा। आपको मोटा-मोटा टॉपिक पता चल जाएगा कि आजकल क्या चल रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में। और आप उन मोटे-मोटे टॉपिक्स की लिस्ट ज़रूर बना सकते हो कि हाँ यार, जी20 में बहुत बात चल रही है, कुछ साइबर एम्स पे रैनसमवेयर अटैक हुआ है तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ऐसे करके चीज़ों का। ठीक है? You have to understand prelims में, on the day of the prelims, have confidence in yourself. You have put in the hours, you have put in the efforts, है ना? The paper is going to be very generic. You might not know most of the questions, but remember, the paper is going to be the same level of difficulty for everyone. If it is a hard paper, it will be hard for everyone, and it will be a hard paper. You have to, इतना तो आपको सोच के जाना ही पड़ेगा। ठीक है? नॉलेज इज़ फाइन, नॉलेज अगेन मैंने आपको बताया कि जितना हमारा प्रीरिक्विज़िट है, यू हैव टू वर्क उतना, उसके इतना नॉलेज तो आपको चाहिए ही है ना? उसमें कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू हैव कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वहाँ पे लगानी है, अपने माइंड को आपने खुला रखना है, अच्छे से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है ना? सो दैट इट बिकम्स अ लॉट ईज़ियर। अब मैं आपको अपना एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताता हूँ। ऑल इंडिया टेस्ट्स होते हैं, एक कोचिंग के मैंने दिए थे, फर्स्ट ऑल इंडिया टेस्ट मैंने दिया, तो उससे क्या हुआ, एक रात पहले मैं ढंग से सो के नहीं गया था। रिवीजन उतनी अच्छे से नहीं कर पाया था, थोड़ा-सा पैनिक हो गया था पेपर में। आई गॉट 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स आर नॉट गुड, है ना? 50 मार्क्स तो हमें पता है कि बहुत ही कम है। 50 मार्क्स में कुछ नहीं होगा। सो अब 2 चीज़ें हो सकती थी। पेपर था लाइक 1 मंथ आगे उसके बस। तो आई कुड हैव जस्ट लेफ्ट इट एट दैट पॉइंट कि यार इस साल तो पेपर नहीं निकल रहा है एंड जस्ट बी डिजेक्टेड एंड लीव इट। बट नहीं, 2 वीक्स का गैप था अगले पेपर से पहले। मैंने उन 2 वीक्स में अच्छे से पूरा रिवाइज़ किया। आई मेड श्योर कि पेपर से एक रात पहले आई हैड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, है ना? और फिर मैंने अल्टीमेटली पेपर दिया, आई गॉट 100। ठीक है? तो ये फ़र्क होता है जो हमारा, और मैंने 100 जब आए मेरे उस पेपर में, ध्यान से पेपर को कर रहा था, दिमाग अप्लाई कर रहा था, सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहा था। 50 वाले में इतनी सिली मिस्टेक्स हुई थी, माइंड अप्लाई नहीं कर रहा था, फारक लग रहा है, हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ था, गलत हो गया है
है ना? पैनिक में था कि जल्दी खत्म करना है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है ना? रात को सोया नहीं था ढंग से, सो दैट डज़ नॉट वर्क। ये तो मैंने अपने एग्ज़ाम्पल से ही देखा है। अगेन टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, किसी में 70 आते हैं, कभी 75 आते हैं, 65 आते हैं, कभी 95 आते हैं, कभी 105 आते हैं, है ना? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना है कि यार मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए हैं, अब तो इस बार नहीं निकलेगा। क्योंकि प्रीलिम्स का जो एक्चुअल फाइनल पेपर है, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ठीक है? सो मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए थे यहाँ पे, है ना, कि कैसे-कैसे थे। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप अपनी जॉब साथ-साथ कर रहे हो, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट की। उसके अंदर क्या होता है कि अब मैं आप कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सो मैं आपको अगर सही बात बताऊँ तो ऐसा कोई फिक्स रीडिंग आवर्स नहीं थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं 11-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं आया, चाहे मेंस के 1 महीना बचा तब भी नहीं हुआ। तब भी मैक्सिमम आई वाज़ रीडिंग 10 आवर्स, जो नॉर्मली अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊँ कि अभी प्रीलिम्स थोड़ा दूर है एंड आई एम स्टडीइंग, तो मेबी 6 टू 7 आवर्स। और अगर क्योंकि मेरा इंटर्नशिप वगैरह चल रहा है, तो जिस दिन हेक्टिक ड्यूटी है, उस दिन मेबी 2 से 3 घंटे, और जिस दिन मेरी छुट्टी है, उस दिन 8 से 9 घंटे। तो इट इज़ अ बैलेंसिंग गेम। कई बार हम नहीं पढ़ पाते, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग ज़बरदस्ती कर दें अपने आप से, है ना? और ऐसे करके पढ़ लें, बट दैट डज़ नॉट वर्क। कई बार ऐसा होता है, आज हमने 10 घंटे पढ़ लिए, तो अगले दिन लगता है कि यार कल तो बहुत पढ़ लिया था, आज देखते हैं कम पढ़ते हैं। बट देन अगेन दैट डज़ नॉट वर्क। डेली 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ोगे कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नाउ दिस 6 टू 7 आवर्स इज़ फॉर द पीपल जो कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, है ना? कोई हायर टेस्ट लिया है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो 6 टू 7 आवर्स, 7 टू 8 आवर्स डेली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। वर्किंग प्रोफेशनल्स, 5 बजे छुट्टी होती है। अगर आपकी, है ना, उसके बाद का आपका टाइम है 1-2 घंटे रेस्ट करो, रिलैक्स करो। उसके बाद 7 से लेके 10 बजे तक बीच में डिनर-विनर करके 11 बजे तक पढ़ाई कर लो 4 घंटे, है ना? अगर पढ़ सकते हो तो 5 घंटे। फिर उसके बाद आप अपना सा 12 साढ़े 12 सो जाओ। उसके बाद आप सुबह उठो, अपना काम करो। वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे थोड़ा ऑफ आएगा, उसमें हम लोग 8 से 9 घंटे पढ़ लेंगे, और जितना हम लोग पॉसिबल है उसमें साथ-साथ काम खींचेंगे। क्योंकि ऐसा कोई वो फिक्स रूल नहीं है कि भई मैं तो, मेरे को छुट्टी लेके ही मैं पढ़ाई करूँगा, या मेरा तो ये कोर्स चल रहा है, पहले मैं अपना एलएलबी खत्म करूँगा, उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगा। क्योंकि कई लोग मेरे को ये भी थे, कई दोस्त, मैंने कहा कि तुम साथ-साथ शुरू कर लो, वो कहते नहीं, एक बार पहले हम अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेजुएशन के नंबर कहीं नहीं जाते। यू हैव टू बी फिक्स्ड इन योर टारगेट। अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा, आपको एक चीज़ होती है कि हमने कुछ प्लान बी रखा हुआ है अपने लाइफ में, है ना? तो प्लान बी रखना ज़रूरी है। मेरे पास आर्मी का कैप्टन का प्लान बी था, सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट का बैकअप था, है ना? स्टेट सिविल सर्विस का बैकअप था, मैंने हिमाचल सिविल सर्विसेज़ का इंटरव्यू भी दिया था। सो मेरे पास बैकअप थे, बट क्या मैं उन बैकअप्स पे रिलायंट था कि यार मैं कंफर्टेबल हो गया था? नहीं। इसमें रिकमेंड हो गया, एक्सटेंशन ले ली, रिकमेंड हुआ, एक्सटेंशन ले ली। इसका रिज़ल्ट ही नहीं आया था। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने सोचा था, मेरे को था कि एक बार यूपीएससी तो पहले अच्छे से करेंगे। बैकअप क्रिएट करना अच्छी बात है, पर बैकअप के ऊपर ओवरली रिलायंट होना और अपना प्रेज़ेंट को उसको डिक्टेट करने देना, वो बहुत गलत बात होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लान बी, हमें ऐसा भी नहीं है कि प्लान बी वही लोग रखते हैं जिनको पता है कि हमारा नहीं होएगा या कुछ है। प्लान बी रखना इज़ ऑल्सो प्रैग्मैटिक, इट्स ऑल्सो वाइज़। थोड़ा-सा बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि एट लीस्ट आई हैव दिस इन माय हैंड। बट देन अगेन, प्लान बी रखने से, इफ यू आर दैट पर्सन जो कि कॉम्प्लिसेंट हो सकता है, देन डोंट कीप अ प्लान बी। It is very subjective, varies from people to people. You have to be focused on the यूपीएससी एग्जाम, you have to be focused that you will be doing it well. ठीक है? सो ये वाली बात आती है। टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने आपको बता दी कि कीप योर रीडिंग आवर्स फ्लेक्सिबल, कोई आपने फिक्स नहीं करना है उसको, है ना? और आप अपने जो मॉक टेस्ट हैं, उनके बेस्ट इवैल्यूएटर आप हैं। किसी अनरिलायंट, आपको ऐसे नहीं करना कि कोई सीनियर्स के पास जा के उन्हें बोलना है कि मुझे बता दो मेरा ये गलत है, कैसे करना है? एक बार आप खुद अटेम्प्ट करो, खुद ट्राई करो। सीनियर से, आप टीचर से ज़रूर टाइम टू टाइम गाइडेंस ले सकते हो, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर ओन डिसीजन। मैंने कई लोगों को देखा है, वो आज एक बुक पढ़ रहे हैं, कल किसी सीनियर ने ये बुक बोल दी, वो चेंज कर लेते हैं। बुक्स वही रहती हैं, बुक्स नहीं चेंज होती है। यू डोंट हैव टू रश आफ्टर एवरी न्यू बुक दैट कम्स इन द मार्केट। यू डोंट हैव टू रश आफ्टर एवरी न्यू नोट्स दैट कम इन द मार्केट। अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपनी स्टैंडर्ड बुक से बनाओ। कोई बहुत ही, कोई आपको लग रहा है कोई नायाब नोट्स आ गए हैं मार्केट में, देन मे बी वी कैन सी दैट। बट देन अगेन, ऐसा नहीं हमने करना कि हम लोग अपना टाइम टू टाइम अपना चीज़ें चेंज करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर, एक स्टैंडर्ड बुक आपने हर सब्जेक्ट की बस एक ही रखनी है। यू कैन हैव अ सेकंड बुक एज़ अ रेफरेंस बुक, बट मोर और लेस व्हाट हैपेंस इज़ दैट सेकंड बुक इज़ योर जनरली एनसीईआरटी ओनली, जहाँ से आपने नोट्स कंपाइल करे हैं और आपने यहाँ पे ऐड करे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या आपने 6th to 10th की एनसीईआरटी पढ़ी थी?
देन अगेन मैं बोलूँगा कि 6 टू 10th की मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पढ़ूँगा। वो भी अगेन हर एक के लिए वेरी करता है। मैंने 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी, मुझे समझ आ गई, मुझे लगा ठीक है। 6 टू 10th वाली ऐसे होता है कि वो बहुत सारी एनसीईआरटीज़ है। अच्छा है, बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बट 11th-12th की पढ़ के भी समझ आ जाता है। और 6 टू 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार, है ना? कि हम लोग जब तक 11th-12th वाली तक आते हैं तब तक हम लोग फिर बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं कि कुछ और पढ़ते हैं। है ना? तो वो वाली बात आ जाती है। सो एनसीईआरटीज़ का ये वाला ट्रेंड रहता है।